हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था प्रिंस वी वुशान ने सुशे को पकड़ लिया था। त्यांशा सुशे प्रिंस को प्रणाम करने की कोशिश करता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, दया कीजिए राजकुमार, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बाकी सबको मार डालते। कृपया करके मेरी बात सुनिए। तभी प्रिंस ने कहा, बाकी सबको मतलब? बाकी किसको? तुम्हें, क्योंकि तुमने गुफा में फंसे बाकी सभी लोगों को तो लगभग मार ही डाला है। वहां मरने वालों में बच्चे और औरतें भी थी जिनके पास कोई हथियार नहीं था, और तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मेरी असीम ताकतों में एक ताकत ये भी है कि मैं हर किसी की ची एनर्जी देख सकता हूँ और बाकियों को दिखा भी सकता हूँ। और मुझे तुम्हारी मैली स्पिरिट साफ नज़र आ रही है, खासकर इसकी गंध तो बहुत बुरी है। अब तुम अपनी सफाई दे सकते हो। अब प्रिंस ने अपना हाथ घुमाया और सुशे के इर्द गिर्द एक ग्रे कलर का धुआं सा फैल गया, जिससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। इस गंध से बचने के लिए वांगची ने तुरंत अपना हाथ उठाया, बाजू का इस्तेमाल करके अपनी नाक ढक ली। पर तभी सुशे की नज़र उस पर गई और उसके इर्द गिर्द जो औरा था वो और बदबूदार हो गया जैसे ही उसकी नज़र वांगची पर पड़ी। अब ये क्या है? प्रिंस वी वुशान ने कहा। इसके साथ ही उनके सर पर मंडरा रहे बादल और घने हो गए, काले हो गए। उन्होंने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया। अब बादलों से बिजलियां कड़कने लगी जो प्रिंस के पीछे आकर रुक रही थी। ये दृश्य बहुत भयंकर था। ऐसा लग रहा था प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तुरंत कुछ डिसाइपल्स वांगची के पीछे आकर छुप गए। मैं तो सोच रहा था तुम्हें लांस के हवाले कर दूं, ताकि वो तय करे तुम्हें क्या सज़ा देनी है और तुम्हें न्याय भी मिले। पर तुमने मेरे मंगेतर पर नज़र डालकर अच्छा नहीं किया। उसकी तरफ देखने की बजाय तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? अब प्रिंस तुरंत मुड़े, बाकी सभी लोगों की तरफ पीठ करके खड़े हुए। सुशे अभी भी उनके हाथ में था और दूसरे हाथ से प्रिंस ने अपना हेलमेट उठाया। इधर सुशे प्रिंस के हाथ से छूटने की छटपटाहट करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था। तुरंत ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था, पर वांगची देख पा रहा था काले धुएं की एक हल्की सी तार उसकी पलकें खोल कर रखी हुई है। सुशे की आंखें खुली ही रह गई और जल्द ही उसके नाक, कान, आँख हर तरफ से खून आने लगा। ये सबसे खतरनाक चिटिवेशन था जिसे लान वांगची पहली बार देख रहा था। अरे अरे, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें देखना इतना पसंद आ रहा है? प्रिंस वी वुशान ने कहा। तभी रिसेंटमेंट ने सुशे को पूरी तरह से घेर लिया। उसके हाथ पैर अपनी जगह पर थाम कर रखे। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। ये सारी की सारी सुशे की तरफ से नहीं थी, कुछ कुछ प्रिंस के अंदर से भी आ रही थी। साथ ही कुछ रिसेंटमेंट भी निकल रही थी। कुछ देर छटपटाने के बाद सुशे आखिरी बार चिल्लाया और जल्द ही उसे आग ने चारों तरफ से घेर लिया। जब उसकी जान आखिरकार चली गई तब वहाँ पर कुछ नहीं बचा था सिवाय हड्डियों के ढांचे के। कितना गंदा आदमी था, कहते हुए प्रिंस ने उस हड्डियों के ढांचे को दूर फेंक दिया और वापस अपना मास्क पहन लिया, जिसके पहनते ही उनकी आवाज़ पहले की तरह खाली हो गई। ऊपर से गिरने वाली बारिश ने तुरंत वहाँ के रिसेंटमेंट को काबू कर लिया और सुशे की गंध पूरी तरह से ख़त्म हो गई। साथ ही प्रिंस के ऊपर के बादल भी हट गए। फिर से एक बार रोशनी आ गई। प्रिंस वापस अपने लोगों की तरफ मुड़े। तुरंत वांगची उनके सामने झुक गया। प्रिंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बाकी सबसे कहा, अब बाकी सब लोग जिशान के लिए निकलेंगे। हम वहाँ पर 1 घंटे में मिलेंगे। सभी लोगों ने झुककर उनकी बात मान ली। तभी प्रिंस वांगची के बगल में आ गए और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसे छुआ नहीं, बल्कि वो उसे पूछने लगे, लांझा तुम कैसे हो? तुम्हारा पैर कैसा है? आगे हम तुम्हारे भाई को लेने के लिए जाएंगे। अगर तुम चाहो तो यहाँ रुककर भी उसका इंतज़ार कर सकते हो। मैं उसे सीधा तुम्हारे पास पहुँचा दूँगा।
पर प्रिंस की बात खत्म होने से पहले ही वांगजी ने सर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं आपके ही साथ रहूँगा। हम साथ मिलकर बड़े भाई को लेने जाएंगे। वांगजी ने हट से आगे बढ़ते हुए प्रिंस का हाथ थाम लिया और उन काले गड्ढों की तरफ देखने लगा जहाँ पर प्रिंस की आंखें होनी चाहिए, ताकि प्रिंस को ये पता चले वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। जैसे उसने अपने मेट का खतरनाक रूप देखा है, उसी तरह से वो अपने मेट के दिल को भी जानता है, जो बिल्कुल साफ है, और इसीलिए वांगजी उससे बिल्कुल नहीं डरता है। अब दोनों वहाँ से निकले। उससे पहले वांगजी रुक गया और फिर अपना हेडबैंड आगे पकड़ते हुए प्रिंस से बोला, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? प्रिंस ने भी तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बिल्कुल। प्रिंस हड़बड़ी में वांगजी की तरफ बढ़ने लगे। बीच में जो शीशे का हड्डियों का ढांचा पड़ा था, उसे लात मारकर चकनाचूर कर दिया। वांगजी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया और वो उसे रोक भी नहीं पाया। इधर प्रिंस विभूषण पूरे ध्यान से उस हेडबैंड को देख रहे थे, उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी इतनी मेहनत तुरंत रंग भी लाई। उस हेडबैंड के टूटे 2 टुकड़े तुरंत एक दूसरे की तरफ ऐसे लपके जैसे जन्मों के बिछड़े साथी अब कहीं जाकर मिल रहे हैं। तुरंत वो हेडबैंड पहले जैसा हो गया, जैसे कि उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और अगले ही पल उस पर की सारी धूल गंदगी भी हट गई और वो बिल्कुल शुद्धता और सफ़ेदी से चमकने लगा। शुक्रिया, वांगजी बुदबुदाया और वो हेडबैंड अपने हाथ में वापस ले लिया। खुद से उसे बांधने की कोशिश करने लगा, पर इससे पहले ही प्रिंस तुरंत उसके पीछे आ गए और उसका हेडबैंड बांध दिया। इधर शुभू का तो चिडिवेशन होने ही वाला था। सिर्फ शुभू ही नहीं, बाकी के लॉन एल्डर्स के चेहरे का रंग भी उड़ गया था, क्योंकि ये दोनों एक रस्म कर रहे थे जो लान क्लान में ज़रूरी मानी जाती है। लान क्लान के हिसाब से ये एक एंगेजमेंट की तरह था, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। वैसे देखा जाए तो प्रिंस ने पहले ही वांगजी को अपना साथी मान लिया था, चुन लिया था, तो उन दोनों के लिए इस बात की माफ़ी तो मिल ही सकती है। इधर बाशन सरन अभी भी ड्रैगन फॉर्म में थी और उन दोनों के ऊपर ही उड़ रही थी। उनके एंडलर्स के पीछे लानी बैठी थी। उन्होंने ऊपर से आवाज़ लगाई, चलो वुशान, हमें जल्दी निकलना होगा। हमें अभी नए क्लान से खबर मिली है कि उन्होंने वेन गुप्तचरों को उनके आसपास मंडराते हुए देखा है। अब प्रिंस ने भी वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, चलो अभी के लिए ये ख़त्म करते हैं। वो फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गए। जिस कोर्टयार्ड में सभी लोग खड़े थे, उसका ज़्यादातर हिस्सा अब उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तुरंत ही वांगजी अपने शुफू की तरफ मुड़ते हुए बोला, सिचन और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आएंगे। उसका दिल नहीं कर रहा था अपने शुफू और क्लान को इस हालत में छोड़कर चले जाए। ऐसे में वांगजी बार बार खुद को समझा रहा था, ये बस थोड़ी देर के लिए है। अब प्रिंस ने तुरंत वांगजी के सामने सर झुकाया ताकि वांगजी उसके एंडलर्स के पास चढ़कर बैठ सके, और वांगजी ने भी इस बात को बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया था। अब प्रिंस ने दोबारा से एक भंवर बनाया, जिससे फिर से एक बार एक पोर्टल खुल गया। इस बार वो ज़्यादा सहज था, क्योंकि इस बार प्रिंस वांगजी के साथ थे और वांगजी ने उनके एंडलर्स टाइटली पकड़े हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, और जब वांगजी ने ये बात प्रिंस को बताई तो प्रिंस इस पर हंस दिए और बोले कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आगे से वांगजी को जहाँ कहीं भी जाना होगा, प्रिंस उसे इसी तरह से ले जाएंगे। इधर सिचन जंगल के किनारे इंतज़ार कर रहा था, जैसा कि उसे बताया गया था। वो जहाँ रह रहा था वहाँ से लगभग 1 कोस की दूरी पर था, ताकि उसके यहाँ होने की खबर अगर किसी को पता भी चले तो उसके ठिकाने का पता न चले। वो अभी भी बहुत परेशान था, अपना चेहरा ढके हुए बार बार परेशान होकर सब तरफ देख रहा था कि पता नहीं किस तरफ से उसके लिए बुलावा आए। हर तरह के धोखे के लिए तैयार उसने अभी भी अपना हाथ अपनी तलवार पर कसा हुआ था। जैसा कि उसे बताया गया था, प्रिंस पानी के रास्ते उसके सामने आएंगे। फिर भी जब वो इस चीज़ का सामना करने लगा तो वो डर गया। उसने अपनी तलवार शो बाहर निकालनी चाहिए, पर तभी प्रिंस का बड़ा सा सर पानी से बाहर निकला। सिचन को ले जाने के लिए बस प्रिंस और वांगजी आए थे।
बाकी के जियांग और यीलिंग डिसाइपल्स प्रिंस का शासन मानने वाले बाकी के क्लान्स की तरफ निकल गए थे जो उनके साथ संधि करना चाहते थे। इधर वांगजी ने भी बाओशन सेरेन से कह दिया था वो उनके भाई पर मतलब वेनिंग पर नज़र रखें, उसका ख्याल रखें। वांगजी को देखते ही सिचेन जोर से रोने लगे। वांगजी! वो तुरंत पानी की तरफ दौड़े। वांगजी भी अब प्रिंस के हेड से प्रिंस की ही ची एनर्जी के जरिए नीचे उतरा तो सीधा अपने भाई के बाहों में गिर गया। वांगजी ने अपना चेहरा सिचेन के गीले कंधों में छुपाया और सिचेन ने भी उसे बिल्कुल सुरक्षित पकड़ लिया। सिचेन कहने लगा, वांगजी, मैं बहुत डर गया था, कितना पछता रहा था, काश मैं तुम्हें भी अपने साथ ले आता। वांगजी ने कहा, शियांग, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। अब वांगजी तुरंत एक कदम पीछे हटा और प्रिंस की अपने भाई के साथ मुलाकात करवाते हुए बोला, शियांग, इनसे मिलिए, ये है प्रिंस वी वुशान, मेरे मंगेतर। सिचेन और वांगजी दोनों प्रिंस की तरफ देख रहे थे और प्रिंस भी सर टेढ़ा करके इन दोनों भाइयों की जोड़ी की तरफ देख रहे थे। अब सिचेन ने भी तुरंत झुककर प्रिंस को प्रणाम किया। ध्यानशाह, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वांगजी की सुरक्षा और मेरे सेक्ट को वापस दिलाने की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। सिचेन ने तुरंत बो किया। थोड़ी देर पहले जो सिचेन भागा भागा पानी में आया था वह भी इतने सलीके से कमर तक पानी में डूबे हुए होने के बावजूद प्रिंस को प्रणाम कर रहा है। ये देखकर वांगजी सच में अपने भाई का मजाक उड़ाता अगर एक कोई दूसरा मौका होता तो, पर अभी बात और थी। प्रिंस ने तुरंत अपना सर झुकाकर सिचेन का प्रणाम स्वीकार किया तो वांगजी को भी एहसास हुआ कि प्रिंस सिचेन के इन दोनों बदलावों को आपस में तोलने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुरंत ही प्रिंस ने कहा, ज़ेवुजुन, आप मेरे लांझा के बड़े भाई हो, इसलिए अब मेरा भी परिवार हो, इसलिए मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो अपने दिल से किया, खुद को कर्जदार न समझे। वैसे हमें जल्द निकलना होगा, बाकी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिंस ने वांगजी को वापस चलने का इशारा किया और अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया। वांगजी भी तुरंत प्रिंस की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी सिचेन हिचकिचाता हुआ पीछे देखने लगा तो वांगजी ने पीछे झाड़ियों की तरफ देखा जहाँ पर कोई चोगा पहने हुए व्यक्ति उन्हीं की तरफ पेड़ के पीछे से चुप चुप कर देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।